ये है सिटी कॉर्प सेंटर, दुनिया की सबसे डेंजरस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यूएसए के शहर न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। इसकी लंबाई 915 फीट मतलब 279 मीटर्स है, जो कि 1977 तक ये बिल्डिंग दुनिया की 11th लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। ये 60 मंजिला बिल्डिंग अक्टूबर 1977 में कंप्लीट होती है और कुछ ही महीनों बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन थी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बिल्डिंग पुराने तर्ज से हटकर बनाई गई है और इस बिल्डिंग में पिलर्स को कॉर्नर्स के बजाय मिड में रखा गया है, जिसने इंजीनियर्स के लिए बहुत मसाइल खड़े किए। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका इकोनॉमिक जायंट बन चुका था और इसी वजह से दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज ने अमेरिका की तरफ रुख मोड़ लिया था और एक सिटी कॉर्प नामी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने भी अपना हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में शिफ्ट करने का इरादा किया। और ये वो कंपनी है जिसको आज सिटी ग्रुप के नाम से भी पहचाना जाता है। तो 1977 में सिटी कॉर्प के चेयरमैन वाल्टर रिस्टन ने न्यूयॉर्क में सबसे बेस्ट बिजनेस लोकेशन को चूज किया, मगर जो लोकेशन चूज की गई वहां पर एक छोटी सी जगह सेंट पीटर नामी चर्च की प्रॉपर्टी थी और इस चर्च का पॉप वहां से निकलने के लिए राजी न था। घंटों की डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड होता है कि चर्च अपनी जगह पर ही रहेगा, मगर उसकी ऊपर वाली स्पेस सिटी कॉर्प सेंटर के लिए इस्तेमाल की जाएगी, इस शर्त पे कि चर्च को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और पुराने तर्ज के चर्च से मुख्तलिफ एक आइकॉनिक चर्च बनाया जाए। उसके बाद सिटी कॉर्प के चेयरमैन ने इंजीनियर्स की एक टीम को हायर किया, जिसमें ह्यू स्टबन को एज अ आर्किटेक्ट और लर्जमेयर को एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर किया और साथ ही लर्जमेयर को इंजीनियरिंग टीम का हेड बना दिया गया। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टबन ने एक डिजाइन पेश किया, जिसमें टावर के एक कॉर्नर को खाली किया जाता है जहां पर चर्च बनाया जाना था और इस पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर लर्जमेयर और उसकी टीम ने कैलकुलेशंस करने के बाद राजी हो जाते हैं। फिर स्टबन टावर को और ज्यादा अट्रैक्टिव और आइकॉनिक बनाने के लिए एक नया डिजाइन पेश करता है, जिसमें चारों कॉर्नर्स को खाली करके मिड और टावर के सेंटर में पिलर्स को बनाने की पेशकश करता है। अब यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए एक और चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि एक बिल्डिंग के कॉर्नर्स के बजाय पिलर्स को मिड में एडजस्ट करना था, जिसने बेसिकली दो बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। पहली, ग्रेविटी लोड। जब ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स के पिलर्स को कॉर्नर्स पर रखा जाता तो उस वक्त ग्रेविटी लोड बैलेंस रहता था, मगर जब पिलर्स को मिड में शिफ्ट किया गया तो ग्रेविटी लोड इम्बैलेंस हो जाना था। और दूसरी प्रॉब्लम थी तेज हवाओं के प्रेशर को बर्दाश्त करना और टावर को स्विंग मतलब हिलने से बचाना। बहुत सोच विचार के बाद इंजीनियर्स ने स्टील टियर्स को डायगोनल शेप में इंस्टॉल करने का इरादा किया, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में शेवरॉन ब्रेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अब इससे ग्रेविटी लोड तो मिड पॉइंट में शिफ्ट होता नजर आ रहा था, मगर दूसरी प्रॉब्लम अभी भी इंजीनियर्स को तंग कर रही थी। कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती तो बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में गिर सकती थी। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स की टीम ने यह हल निकाला कि बिल्डिंग के टॉप पर एक हैवी पेंडुलम फिक्स किया जाए, जिसे इंजीनियरिंग की जुबान में ट्यून्ड मैस डैम्पर भी कहा जाता है, जिससे बिल्डिंग की मूवमेंट में कमी आनी थी। और इस मैकेनिज्म से बेसिकली दो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। पहला, अर्थक्वेक और दूसरा विंड प्रेशर से बचाना, क्योंकि ये मैकेनिज्म अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता था, जैसे कि हवा की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करने से बिल्डिंग को सेफ रखता था। और ये मैकेनिज्म ब्रिजेस, शिप्स और पावर लाइंस में इस्तेमाल होता आ रहा था, मगर बिल्डिंग में ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल होने जा रहा था। बज़ाहिर तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आ रही थी। असल प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही जब लर्जमेयर ने वेदर रिपोर्ट्स को एनालाइज किया।
और उस वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 1978 में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उस तूफान की एस्टिमेटेड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये स्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इससे ग्रेविटी लोड फिर से उस बिल्डिंग के ऊपर ओवर बैलेंस हो रहा था। और तूफान हमेशा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करता है और वो बिल्डिंग तो बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड डायरेक्शन के हिसाब से, और अगर हवा दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में आकर स्ट्रक्चर को हिट करती तो बिल्डिंग के गिरने का बहुत ज्यादा खतरा था। और इस विंड प्रेशर की वजह से ग्रेविटी लोड भी बढ़ना था, जिससे बिल्डिंग की 100% प्रोबेबिलिटी थी कि वो बिल्डिंग कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती और इस बिल्डिंग के गिरने से दूसरी बिल्डिंग को हिट करती और इसी तरह दूसरी बिल्डिंग तीसरी बिल्डिंग को हिट करती और इस तरह एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट हो जाना था और ये नुकसान का दायरा बढ़ता चला जाना था। और मजे की बात यह है कि वो बिल्डिंग आज तक उसी तरह खड़ी है जिस तरह 1977 में थी। बट वेट, मई 1978 में तो तूफान आना था, तो उस तूफान का क्या हुआ? तो दोस्तों, मई 29, 1978 को 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक तूफान न्यूयॉर्क की तरफ रुख कर चुका था, मगर मई 30, 1978 की रात को उस तूफान ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके कनाडा की तरफ कर ली और इस तरह ये बिल्डिंग गिरने से बच गई और ये बिल्डिंग अगले तूफान का इंतजार कर रही है। तो फिर एक सवाल आता है कि इस बिल्डिंग को खुद से क्यों नहीं गिराया जाता? तो दोस्तों, मई 1978 के तूफान के बाद अगस्त 17, 1978 को सेरीन प्रोजेक्ट के नाम से एक रिपेयरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है ताकि ग्रेविटी लोड जो कि हवा की प्रेशर की वजह से बढ़ रहा था उसे रिपेयर करने के लिए स्टील स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया और इस पर 4 से $4.5 मिलियन का खर्च हुआ और ये वो बिल्डिंग थी जिसको दुनिया की सबसे सस्ती तरीन बिल्डिंग का अवार्ड भी मिल चुका था। और ये बात तकरीबन 20 सालों तक पब्लिक से छुपाई गई और फिर 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से दुनिया को पता चला कि ये किस कदर खतरनाक बिल्डिंग है, मगर आज तक सिटी कॉर्प सेंटर बंद है और इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, जो कि फिर से बहुत सारे सवालात को जन्म देती है कि आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो आज तक पब्लिक को नहीं पता। क्या वाकई में ये बिल्डिंग सेफ है? इस तरह की मिस्टीरियस चीजों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करें।